अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और वीलॉग के साथ अवैश शफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे यतीम बच्चे का कानून, यानी सेक्शन 4 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। तो मैंने जैसे ही शुरू किया, ऊपर से अज़ानें शुरू हो गई। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, कैमरा सेट है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा जान की जो विरासत है, उसमें से आपको किस तरह से इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी, या आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो अब्बा जान की मौत के बाद एक फैमिली के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस बता रहा है, सेक्शन 4 उसका बता रहा है, जो कि अभी तक डिस्प्यूटेड है, उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उसकी चंद चीज़ें बताऊंगा जिसमें कुछ हमारी विरासत की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। कि सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वरासत होती क्या चीज़ है, उसमें फिर वसीयत क्या चीज़ होती है, और उसी के साथ साथ फिर एक लफ्ज़ हिब्बा इस्तेमाल होता है, और फिर एक आग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जी मैं अपने बच्चे को आग कर दूँ। तो आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वरासत और वसीयत दोनों मौत के दौरान, यानी मौत जब हो जाती है उस वक्त जो है वो ये एलिजिबल होती है। और जो हिब्बा होता है वो ज़िंदगी के दौरान ही, यानी इसको एक तोहफ़ा का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बाप अपने अपनी बीवी को, अपने किसी बच्चे को, अपनी किसी औलाद को, किसी के लिए वसीयत करता है। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकेशन है कि वो एक का तीसरा हिस्सा जो है वो वसीयत कर सकता है। यानी अगर 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से 25 लाख रुपए जो है वो हिब्बा की जो है वो एलिजिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी चीज़ अक्सर आपने इस्तेमाल की सुनी भी होगी, आग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। तो मैं आग करता हूँ, फिर बाकायदा पाल ऑफिस जाके जो है वो पेरेंट्स अपने औलाद जो डिफ़ॉल्टर औलाद होती है उसको आग कर दिया जाता है। तो मैं आज आपको इसकी बड़ी एक अहम बात बताऊँ कि शरीयत और कानून सेक्शन 4 इसके बारे में क्या कह रहा है। अच्छा, शरीयत के मुताबिक जो है आग है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर वाक़ई अपना एक वालिद अपने बेटे को, अपनी औलाद को अगर उसके हक़ से महरूम करना चाहते हैं, तो उसका हिब्बा या और भी कोई तरीके अपनाए जा सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि हमने पढ़ना है यतीम पोते का कानून, कि सेक्शन 4 यतीम पोते के हवाले से क्या बातचीत। अब यतीम पोता होता क्या है, कौन होता है? यानी कि अगर एक दादी का एक बेटा फ़ौत हो जाता है, उसके आगे जो पोते होते हैं, क्या वो कानूनी हैसियत इनहेरिटेंस की हैसियत रखते हैं? जो डिस्पोज़ल ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, क्या वो ये कानूनी हैसियत रखते हैं या नहीं? आज हमने इस चीज़ को पढ़ना है। तो मेरे पास जो अहम पहलू हैं, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सबके सामने पेश करता हूँ कि वो नबी पाक ने कहा कि जो इसका मफ़हूम है कि तुम फ़राइज़ मीरास सीखो, यानी वरासत का कानून सीखो, वरासत का इल्म सीखो, और लोगों को सिखाओ कि वो निस्फ़ इल्म है और बिलाशुबा वो बुला दिया जाएगा। अब नबी पाक ने इसकी जो हदीस है उसके अंदर ये उसकी अहमियत इसलिए इस कदर बयान की कि इसकी बुनियादी जो ज़रूरत है वो हम ये समझ लें कि इसके 175 से ऊपर से 175 शेयर होल्डर्स हैं। 175 शेयर होल्डर्स कोई कम चीज़ नहीं है। 175 शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ पे है, उस 1 करोड़ के आपके कितने शेयर होल्डर हैं और किस-किस तरीके से वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने सिर्फ अहमियत उजागर करने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से विरासत के कानून की अहमियत को उजागर किया। अब मैं आता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनहेरिटेंस, कि विरासत होती क्या चीज़ है और विरासत कैसे तक़सीम होती है। अब हम सपोज़ करते हैं किसी एक शख़्स के पास 1 करोड़ रुपया है। अब उसकी औलाद है, उसकी वालिदैन है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, उसकी वाइफ़ है बिलख़ुसूस। तो अब इनके अंदर ये विरासत तक़सीम होती है, और हमेशा विरासत तक़सीम होने की शर्त है कि जिसकी विरासत तक़सीम होगी, अगर वो हयात है तो उस दौरान वो हिब्बा कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी तक़सीम होने की बात हो तो वो दौराने आफ्टर द डेथ ऑफ द या डिसीज़ पर्सन, जो डिसीज़ पर्सन है उसकी डेथ के बाद जो है वो विरासत तक़सीम होती है, और उसके बाद जो उसके वरसा हैं उनका ज़िंदा होना भी ज़रूरी है, तब जाके विरासत तक़सीम होती है। अब इसमें मैं आपको कुछ लीगल हेयर्स बताता हूँ। सपोज़ करें एक शख़्स के पास 1 करोड़ रुपया है, उसकी विरासत कैसे तक़सीम होगी। अच्छा, मैं पहले आपको 3 लीगल हेयर्स बताऊँगा जिनमें विरासत तक़सीम होती है। वो 3 लोग कौन हैं? सबसे पहले हमारे पास ज़िल-फ़रूज़ वाले आ जाते हैं। ज़िल-फ़रूज़ में आपकी माँ, बाप, वाइफ़, बेटी और काफ़ी और 12 लोग हैं, लेकिन मेन ये लोग हैं। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे हसाबा आ जाते हैं, जिसमें आपका बेटा आ जाता है और बेटी भी बिलख़ुसूस शामिल हो जाती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका अरहाम आ जाता है। उसमें वो फिर लवाहिकीन आ जाते हैं, अगर आपके बेटा या बेटी ना हो या औलाद ना हो, तो विरासत फिर वरसा में तक़सीम हो जाती है, यानी आगे चचाज़ाद में। अच्छा, अब ज़िल-फ़रूज़ जो है वो फ़िक्स शेयर होल्डर है। फ़िक्स शेयर होल्डर का मतलब ये है कि उनके पास विरासत डायरेक्टली ही जाएगी, यानी कोई बीच में खलल नहीं है, कोई बीच में आके टाँग नहीं अड़ा सकता कि जी ये विरासत तो हमारी है। ये विरासत सीधी की सीधी जो है वो आपके बच्चों को, आपकी वाइफ़ को, आपके वालिदैन को जाती है। अब कैसे जाती है ये भी सीखना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स 3 हैं मेरे पास लिखे हुए, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि अगर भाई ना हो
अगर भाई ना हो तो बेटी में आधी विरासत तकसीम होगी, अगर भाई ना हो तो भाई में बेटी में आधी विरासत तकसीम हो जाएगी, और जो बीवी है उसको 8वां हिस्सा विरासत का तकसीम होगा। ये भी मैं आपको तरीका आगे बताता हूँ कि सपोज करें अगर हमारे पास दो दो अगर शख्स के पास 2 बीवियां हैं तो उसकी बीवी को अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी 1/8 8वां हिस्सा उसको मिलेगा। अब ये सोचे बंदे की 4 बीवियां हैं, 4 बीवी, उसमें विरासत कैसे तकसीम होगी? ये तो सारे पैसे उन्हीं को चले जाएंगे, यानी 1/8 1/8 1/8 ऐसा नहीं होता। तो इसमें कानून ने शरीयत ने ये या सेक्शन 4 ने ये बात साबित कर दी, क्लियर कर दी कि जो आप विरासत तकसीम करेंगे, अगर आपकी 2 बीवियां हैं तो फिर भी आपका 1/8 हिस्सा होगा। 1/8 हिस्सा से मुराद ये है कि अगर कोई भी अब 50 लाख रुपया उसका 1/8 निकाले तो आई थिंक 6.5 लाख रुपया बनता है, तो 6.5 लाख रुपया ही एक बीवी है, 2 बीवी है, 3 बीवियां हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं उनको जो है वो 6.5 तकसीम में 3 4 5 हो जाएंगी। अब हम इस पे ये चीज पढ़ेंगे कि विरासत के अंदर जो बीवी है उसका हिस्सा कैसे तकसीम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी। जो तर्का होता है, जिसको तर्का कहते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है या जो भी माल होता है वो कैसे एक आगे वाइफ को कैसे तकसीम होगा, तो इसमें इख्तिलाफ आ जाता है। इसमें अगर सुन्नी हजरात का आप देखें और शिया हजरात का देखें तो अगर बीवी बच्चों वाली है तो दोनों में 1/8 का हिस्सा तकसीम हो जाएगा, यानी 8वां हिस्सा। और अगर बीवी सुन्नियों में बीवी के बच्चे हैं तो उसका आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अगर शिया में एक बीवी की औलाद नहीं है, एक शख्स की औलाद नहीं है, तो बीवी में कोई प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होती, ये उनके कानून के मुताबिक है। इसमें दोनों मसालिक की जो है वो इख्तिलाफ है, तो अक्सर लोग मसले भी तब्दील कर लेते हैं इसमें। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि भाई वालिदैन के कितने हकूक हैं, बेटी का कितना वरासत में कितना हक है, बेटियां अगर एक से ज्यादा हो फिर कितना होता है, फिर बेटे का कितना हक है। अब ज़िल फरूज, मैंने पीछे एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ज़विल फरूज में अगर बेटी है और बेटा नहीं है, यानी हसाबा, जो मैंने आपको लफ्ज इस्तेमाल किया था हसाबा है यानी बेटा है, तो फिर तो बेटे को जो बची हुई सारी प्रॉपर्टी है, सारी विरासत है, वो सारी की सारी आधी उसको तकसीम हो जाएगी। अब कैसे, मैं 1 करोड़ से मिसाल देता हूँ आपको। 1 करोड़ में जब उस शख्स की डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ में लाख 2 उसकी डेथ पे लग जाते हैं, 2 लाख रुपए हम कर लेते हैं उसके जनाजे पे, उसकी तदफीन पे। 98 लाख में हम समझ लेते हैं कि 23 लाख उसका कर्जा था। 23 लाख कर्जा करें तो उसके बाद पीछे हमारे पास 75 लाख रुपए बचते हैं। 75 लाख में जो अगर वसीयत की हुई है बीवी के लिए भी, बेटी के लिए, जिसके लिए भी, तो जो मैंने आपको पीछे बताया था वसीयत हमेशा 1/3 होगी, तो यानी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा जो है वो वसीयत में चला जाता है। वसीयत तीसरे हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकती, ये ज़हन में रखिएगा। तो 75 में से 25 निकाले, ये वसीयत में चले गए, 50 लाख बच गए। अब वालिदैन का बीच में से हिस्सा निकाले तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 1/4 हिस्सा, यानी 50 लाख का छठा हिस्सा निकालें तो ये हमारे पास 8.5 लाख रुपया बनता है। 8.5 लाख ये चला गया। फिर बीवी का निकालें तो 1/8 जो है वो बीवी का हिस्सा है, तो ये भी आप ये समझ लें कि हमारे पास बन जाता है 6.5 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपया वालिदैन को और बीवी को मिला के आपके बाकायदा तौर पे जो है वो बीवी को और वालिदैन को हिस्सा चला गया, पीछे बच्चे रह गए। अब बच्चा अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो दोनों में कैसे तकसीम होगा? तो तकसीम कारी यहाँ पे मैंने जो मेंशन करवाई कि अगर बेटी है तो उसमें जो है वो उसका आधा हो जाएगा जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, यानी 50 लाख में से अगर आप 15 लाख निकालें तो 35 लाख है। 35 लाख में से अगर आप दोनों बेटा और बेटी में तकसीम करें तो बेटे को 24 लाख आएगा, यानी 2 हिस्से, और बेटी को 1 हिस्सा आएगा, यानी 12 लाख रुपए। हम 36 लाख के हिसाब से कर लेते हैं, यानी 24 और 12। तो ये थी जी अहम चीजें जो जरूरी थी। मुमकिन है कि आपको इस वीडियो से इस तरह ना क्लियर हो सके, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया आपको ये पता हो कि सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, वो बड़ा क्लियर है और मजे की बात है वो डिस्प्यूटेड भी है। अब क्लियर भी है, डिस्प्यूटेड कैसे है कि कराची की कोर्ट कहती है कि जी बेटी को हिस्सा देना है, वालदा को देना है, और इस्लामाबाद की कोर्ट कहती है नहीं देना। ये नहीं हमेशा डिस्प्यूटेड रहे, एक कोर्ट की जजमेंट अलग है, दूसरी कोर्ट की जजमेंट अलग है, ये बड़ा एक अनसर्टेनिटी इसमें पाई जाती है।